आज का हमारा टॉपिक है कलिल प्रावस्था या कोलाइडी अवस्था। ठीक है। तो थॉमस ग्राहम ने सन 1861 में विलयशील पदार्थों को उनके विलयनों के पार्चमेंट झिल्ली में से विसरित होने की क्षमता के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया। मतलब ये बोल रहा है कि ऐसे पदार्थ जो किसी विलायक में घुलकर विलयन बनाते हैं और विलयन बनाने के बाद चर्म पत्र में से होकर गुजरते हैं या नहीं गुजरते हैं, उसके आधार पर दो भागों में विभाजित किया है, जिसमें से पहला है क्रिस्टलाभ या क्रिस्टलॉइड इंग्लिश में क्रिस्टलॉइड बोलते हैं और हिंदी में क्रिस्टलाभ बोलते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनके विलयन पार्चमेंट झिल्ली चर्मपत्र में से शीघ्रता पूर्वक विसरित हो जाती है, मतलब जल्दी से उसमें से छन कर निकल जाते हैं, क्रिस्टलॉइड कहलाते हैं। ठीक। तो ऐसा विलयन रहेगा जो चर्मपत्र में डालने पर या चर्मपत्र से छानने पर तुरंत उसमें से छन जाते हैं। ठीक है। क्रिस्टलॉइड या क्रिस्टलाभ कहलाते हैं, जैसे यूरिया, नमक, ग्लूकोज आदि। ये पदार्थ ठोस अवस्था में प्राय क्रिस्टलीय होने के कारण क्रिस्टलॉइड कहलाते हैं। ये ठोस अवस्था में रहते हैं और जब इसको घुला जाता है विलायक में तो ये वो घुल जाते हैं और पार्चमेंट झिल्ली से छनकर अलग हो जाते हैं। ठीक है। ये क्रिस्टलाभ या क्रिस्टलॉइड कहलाते हैं। दूसरा देखते हैं कोलॉइड। ऐसे पदार्थ जिनके विलयन चर्म पत्र या जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं होते या बहुत धीमी गति से विसरित होते हैं, कोलॉइड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए गोंद, स्टार्च, जिलेटिन आदि। तो ये गोंद, स्टार्च, जिलेटिन आदि ये क्या होता है, आसानी से विलायक में नहीं घुलते हैं। ठीक। कम मात्रा में घुलते हैं और घुलने के बाद जब पार्चमेंट झिल्ली से इसको गुजारा जाता है या छाना जाता है तो उसमें से तुरंत नहीं छनते, एकदम धीमी गति से छनते हैं या तो बिल्कुल नहीं छनते हैं। ठीक है। तो ये कहलाते हैं कोलाइड। इसके और कुछ समय और इसकी दूसरी परिभाषा दिया गया है। अतः कोलॉइड एक विषमांगी तंत्र होता है। अब विषमांगी का अर्थ ये होता है कि जो पूरी तरह से विलय नहीं होता है। जैसे स्टार्च, मैदा को जब जल में घोला जाता है तो घुल तो जाता है, लेकिन कुछ समय पश्चात उसको छोड़ देने पर मैदा नीचे बैठ जाता है और जल ऊपर आ जाता है। तो ये स्टार्च है, इसकी घुलनशीलता कम होती है। ठीक है। इसीलिए बोल रहा है कि ये विषमांगी तंत्र होता है। इसी प्रकार जिलेटिन को चाहे गोंद को जल में घोलने पर इस प्रकार की क्रिया होती है। ठीक है। तो कोलाइड एक विषमांगी तंत्र है जिसमें एक पदार्थ महीन कण के रूप में एक दूसरे पदार्थ में परिक्षेपित रहता है, जिसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। अतः कोलाइड एक विषमांगी तंत्र होता है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम में विलय होता है। अब परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, जिस पदार्थ को घुला जाता है, जैसे मैंने बताया स्टार्च, मैदा। और परिक्षेपण माध्यम क्या रहेगा, जल, विलायक। ठीक है। पदार्थ के कणों के आधार पर विलयनों को तीन भागों में बांटा गया है। अब इसके प्रकार बोल रहा है, पहला वास्तविक विलयन, दूसरा कोलाइडी विलयन और तीसरा है निलंबन। वास्तविक विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय और विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है, जिसके कारण वो आपस में मिलकर एक सार हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए जब शक्कर को जल में घोला जाता है तो शक्कर पूरी तरह से जल में घुल जाता है और नीचे नहीं बैठता है। ठीक है। मतलब आर पार दिखाई देने लगता है उसमें। इसमें ये हम लोग अंतर नहीं कर सकते हैं कि ये जल है और ये शक्कर का है, उसमें पूरी तरह से घुलकर एक सार हो जाते हैं, अर्थात समांगी विलयन होता है वो। दूसरा है कोलाइड। इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, मतलब विलय विलायक के कणों के आकार में थोड़ा अंतर होता है, जिसके कारण कुछ कण घुल जाते हैं और कुछ कण नहीं घुलते हैं। ठीक है। स्कंदित हो जाते हैं। और तीसरा है निलंबन। इसमें विलेय के कणों का आकार विलायक के कणों के आकार की तुलना में बहुत कम होता है, जिसके कारण वो एक दूसरे में समाहित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए है, जब रेत को जल में घोला जाता है तो रेत नीचे तली में बैठ जाता है। ठीक है। अब देखते हैं इनमें अंतर। वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन तथा निलंबन में अंतर। तो पहला दिया हुआ है, इधर गुण दिया, फिर वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन। प्रकृति, ये समांगी तंत्र है क्योंकि विलेय विलायक आपस में मिलकर एक सार हो जाते हैं। कोलाइडी विलयन विषमांगी तंत्र है
इसमें विलेय विलायक मिलकर आपस में एक सार नहीं होते। प्रारंभ में तो एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद कण नीचे बैठने लगते हैं। ठीक है, जैसे जल में जो मिट्टी का पाउडर होता है उसको घोलने पर कुछ समय तक तो मिट्टी मटमैला दिखाई देगा, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे तक यदि उसको रोक दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए, तो मिट्टी के कण नीचे बैठने लगते हैं, जल अलग हो जाता है। और तीसरा है निलंबन, यह भी ऊष्मांगी तंत्र होता है। उदाहरण मैंने बताया कि जब जल में रेत को डाला जाता है तो रेत तुरंत नीचे बैठ जाता है। ठीक है। दूसरा है कणों का आकार। इसमें विलेय के कणों का आकार 10⁻9 एम से कम होता है। इसमें 10⁻9 से 10⁻6 एम के मध्य होता है, और इसमें 10⁻6 एम से अधिक होता है। मतलब इसमें विलेय के कणों का आकार सबसे अधिक होता है, इसमें कम होता है, कुछ कम और कुछ बड़े, दोनों प्रकार के होते हैं, और इसमें एकदम महीन कण होते हैं। विसरणशीलता मतलब पार्चमेंट पेपर से गुजरना, तो ये आसानी से विसरित हो जाते हैं, ये धीरे धीरे जाते हैं, और ये विसरित नहीं होते, छानने पर रुक जाते हैं। फिर है क्षरणता, साधारण फिल्टर पेपर एवं जंतु झिल्ली दोनों में से निकल जाएगा समांगी विलयन। ये साधारण फिल्टर पेपर में से तो निकल जाते हैं, किंतु चर्म पत्र से नहीं निकलते हैं, रुक जाते हैं, और ये साधारण फिल्टर पेपर है जंतु झिल्ली दोनों से नहीं निकल पाते। गुरुत्वीय बल, कण नीचे नहीं बैठता है, इसमें कण नीचे नहीं बैठते किंतु अपकेंद्रन से नीचे बैठ जाते हैं, और इसमें पूरी तरह से नीचे बैठते हैं। ये अति सूक्ष्मदर्शी से भी दिखाई नहीं देते, ये साधारण सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं। ऐसे साधारण आंखों से देखा जा सकता है। किसको? विलेय के कणों को। फिर है पारदर्शकता, ये पारदर्शी होते हैं, ये पारभासी अर्ध पारदर्शक होते हैं, ना तो पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई देते हैं और ना ही एकदम ना दिखाई नहीं देते, नहीं बोल सकते, दोनों के बीच का होता है। और ये अपारदर्शी होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। फिर है ब्राउनी गति, वास्तविक विलयन नहीं दर्शाते, कोलाइडी विलयन दर्शाते हैं, और निलंबन दर्शा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये दर्शाए। फिर है टिंडल प्रभाव, नहीं दर्शाते, ये दर्शाते हैं और ये दर्शा सकते हैं। स्कंदन, ये स्कंदित नहीं होते हैं, ये स्कंदित हो जाते हैं, और ये स्कंदित नहीं होते। स्कंदित मतलब थक्का जमना, तो ये थक्के के रूप में नहीं जमते हैं।